आज की इस वीडियो में हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जानेंगे। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस पर जाने से पहले हम अपने कंट्री के कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि क्या क्या हुआ जिसकी वजह से इस मूवमेंट को चालू करने की ज़रूरत आन पड़ी। ठीक है, बात 1939 की है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ इटली, जर्मनी, जापान और उनके कुछ साथी देश, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और यूएसए और उनके कुछ साथी देश लड़ रहे थे। और इस वक्त इंडिया में क्या चल रहा था? तो इंडिया में कांग्रेस के लीडर्स 1937 के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस के बाद मिनिस्टर्स बनकर अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे। कहाँ कहाँ? उड़ीसा में, बिहार में, चेन्नई में, मुंबई, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ऐसी कुछ प्रोविंस में अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट चला रहे थे। यानी इनको अच्छी संख्या में सीट्स मिल गई थी। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने हमारे लीडर्स से पूछे बिना या उनसे कंसल्ट किए बिना ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब जब हमारे लीडर्स से पूछा गया कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उन्होंने बोला नोप, हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इन लोगों से किसने बोल दिया कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? और इस डिसीजन से नाराज होकर कांग्रेस मिनिस्टर्स ने सभी सीट्स से रिजाइन कर दिया। अब देखो, इस रेजिग्नेशन का क्या फर्क पड़ा। इससे वायसराय को तो बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा सारे प्रांतों में गवर्नमेंट्स बना के बैठ गए हैं और बार बार सारे कामों में टांग अड़ाते रहते हैं, अच्छा हुआ रिजाइन कर दिया। और देखो, पंजाब, बंगाल और सिंध में जो नॉन कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन नहीं किया। और मुस्लिम लीग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुस्लिम लीग ने इस रेजिग्नेशन के दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस यानी मुक्ति दिवस और थैंक्स गिविंग के दिन के रूप में मनाया। अब आप ये सोचेंगे कि पहले तो मुस्लिम लीग साथ दे रही थी, अचानक से ये लोग खिलाफ कैसे हो गए? तो देखो, इनके एटीट्यूड में ये चेंज 1937 के बाद प्रांतों में हुए इलेक्शंस के बाद आया। देखो, इन इलेक्शंस में कांग्रेस को तो काफ़ी अच्छी सीट्स मिली, लेकिन मुस्लिम लीग कुछ ही सीटों पर सिमट गई। तब मुस्लिम लीग ने ये सोचा कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात मानेंगे और इन्हीं की जी हजूरी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के रहते इंडिया में इक्वल स्टेटस कभी नहीं मिल सकेगा और हमेशा हमें कांग्रेस के अंडर ही रहना पड़ेगा। अब मुस्लिम लीग ने 1940 के अपने लाहौर सेशन में ओपनली ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें हमारे लिए इंडिया से अलग एक स्टेट चाहिए और जिसे हम पाकिस्तान बोलेंगे। और पाकिस्तान में सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान शामिल होंगे। इंग्लैंड में इस वक्त पीएम के तौर पर चर्चिल आ गए थे। अब विंस्टन चर्चिल ने ये सोचा कि इंडिया का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है, तो इसके लिए उन्होंने 8 अगस्त 1940 को ऑगस्ट ऑफर भेजा। इसमें यह बोला गया कि इंडिया के लिए आफ्टर वॉर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देंगे वगैरह वगैरह। जब इसको कांग्रेस ने देखा तो कांग्रेस बोली, आफ्टर वॉर क्या भाई, जो करना है अभी करो। आफ्टर वॉर आपने पहले क्या किया था हमें अच्छे से याद है। जब मुस्लिम लीग से पूछा तो वो बोले कि हमारा पाकिस्तान कहाँ है, हमें नहीं चाहिए ये, आप अपने पास रखो। अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि अपनी कंट्री में हो क्या रहा था। देखो, एक तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने के लिए अड़ी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर्स वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे और तीसरी तरफ ब्रिटिशर्स हमें घुमा रहे थे। अब इसके साथ ही एक खतरा इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, वो था जापानीज आर्मी। देखो, उस समय ब्रिटेन, यूएसए, रसिया, फ्रांस, इनके अंडर जो भी रीजन या एरियाज आएंगे, चाहे वो कॉलोनीज ही क्यों ना हो, उन पर जापान, जर्मनी और इटली अटैक करेंगे। अब इसके चलते जापानीज आर्मी हमारी तरफ बढ़ रही थी, मतलब इंडिया की तरफ बढ़ रही थी। अब एक तरफ हमें डर लग रहा था कि हमने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया, फिर भी हमको मरना पड़ेगा क्योंकि अटैक होगा, और दूसरी तरफ ब्रिटेन को ये लग रहा था कि इंडिया किसी भी कीमत पर हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तब फिर ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा। इनके कुछ रिफॉर्म्स ये थे। देखो, पहला, आफ्टर द वॉर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब देखो, इनकी सुई वहीं अटकी पड़ी है, लेकिन आए हैं तो चलो सुन लेते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट करेंगे जिसके मेंबर्स कैसे आएंगे। देखो, प्रांतों की लेजिस्लेचर्स के लोअर हाउसेस से इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे और प्रिंसली स्टेट्स में से वहाँ के राजा नॉमिनेट करके मेंबर्स भेजेंगे। अब ये मेंबर्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तीसरा, सारे इंडियन स्टेट्स को मिलाकर एक फेडरल ब्रिटिश इंडिया यानी इंडियन यूनियन बनाया जाएगा। और चौथा ये कि जो भी प्रांत इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते हैं वे अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और उन प्रांतों को भी
ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन यूनियन जैसा सेम स्टेटस देगी। और पांचवा ये कि जो धर्म और जाति के आधार पर माइनॉरिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनको गार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए जाएंगे। और छठवा ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब तक चलेगा तब तक डिफेंस वायसराय के पास रहेंगे और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस को अपने पास रख सकती है। इन बातों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब चलो इनके उन रीजंस की बात करते हैं जिनकी वजह से ये क्रिप्स मिशन फेल रहा। पहला रीजन ये था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की इसमें कोई बात नहीं थी। ये लोग अभी भी डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे जबकि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों के लिए कोई अलग से स्टेट यानी पाकिस्तान की भी बात इसमें नहीं है, तो हम भी इसको नहीं मानते। तीसरा, हिंदू महासभा ने ये कहा कि इससे देश बंट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोविंस जो नहीं मानेंगे वो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उनका अलग प्रांत बन जाएगा, और ऐसा ये लोग चाहते नहीं थे। कांग्रेस ने भी यही बोला कि हम प्रांतों को अलग होने की बात को और अपने मैटर्स को वॉयसरॉय को देने की बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चौथा रीजन ये था कि माइनॉरिटीज जो दूसरी बची थी, जैसे सिख्स थे, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, दलित लीडर्स, इन सबको भी ऐसे लगा कि हमारे जो हित हैं या हमारे इंटरेस्ट की इसमें कोई बात ज़्यादा की नहीं गई है, इसीलिए इन पार्टीज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी तरफ जापानी थ्रेट और बढ़ गया। कैसे? देखो, जापानीज आर्मी 1942 तक वर्मा, जिसको हम म्यांमार बोलते हैं, उस पर पहले ही अटैक कर चुकी थी और ये आसाम के काफ़ी क्लोज आ गई थी। अब गांधी जी ये फील कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स जब तक भारत में हैं तब तक जापानी ट्रूप्स हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते रहेंगे, और अब सबको ये लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स हमें इतनी आसानी से तो फ्री नहीं करेंगे। इसके लिए हमें अब फिर से एक तगड़ा मूवमेंट करना होगा। तब जाकर हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, जिसका मतलब होता है कि अंग्रेजों, अब भारत को छोड़ दो, अब यहाँ से निकलो। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी के सारे लोगों ने वर्धा, महाराष्ट्र में क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास किया, जिसको बाद में वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अडॉप्ट किया। देखो, 8 अगस्त 1942 को और क्या हुआ? देखो, इसी दिन ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में गांधी जी ने सबको बुलाया और गांधी जी ने यहाँ कहा कि ब्रिटिश रूल इंडिया में तुरंत खत्म होना चाहिए और इसके लिए हम क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि अब की बार फ्रीडम के लिए या तो कुछ कर जाएंगे या फिर मर जाएंगे, और डू और डाई के इस नारे के साथ गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। अब देखो, गांधी जी ये समझ चुके थे कि अब हमें सारे तरीके अपना लेने चाहिए, और गांधी जी ने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इस बार कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगा, क्योंकि पहली गलतियों से गांधी जी अब सीख ले चुके थे। इसके साथ ही उन्हें यह अंदाजा था कि लीडर्स को ब्रिटिश सरकार तुरंत गिरफ्तार करेगी। इसके लिए गांधी जी ने पहले ही लोगों से कहा कि अगर आपके लीडर्स ना बचें या फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाए तो उसके बाद आप लोग अपने लीडर खुद होंगे। आप खुद को गाइड करना और खुद इस मूवमेंट को जारी रखना। इसमें स्टूडेंट्स का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ना उनकी मर्जी पर छोड़ा गया, लेकिन इसमें यह बोला गया कि गवर्नमेंट जॉब में रह रहे लोग गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़े नहीं, बल्कि उनमें रहते हुए प्रोटेस्ट करें, और अपनी कंट्री के जो सैनिक हैं वो अपनी कंट्री के किसी भी इंसान पर फायरिंग ना करें। और तीसरा ये कि फार्मर्स जो हैं वो कोई भी टैक्स या लैंड रिवेन्यू ना पे करें। गांधी जी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला और 8 अगस्त की रात ठीक 12 बजे गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी नेताओं को रातों रात उठवा लिया और उनको जेल में डाल दिया। दूसरे दिन पूरे देश में स्ट्राइक्स, प्रदर्शन सब जगह शुरू हो गए। लोग ने पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सब जगह अटैक किए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब इसी बीच कई जगहों पर पैरोल गवर्नमेंट सेटअप की गई। मतलब ये क्या होती थी? देखो, अगर कहीं किसी और का रूल है, मतलब किसी ब्रिटिश ऑफिसर का रूल है या फिर किसी बॉडी को वहां पर रूल करने के लिए बिठाया गया है, तो उसको हटाओ और खुद अपना रूल इस्टेब्लिश करके गवर्नमेंट चलाओ। अब देखो, बलिया यूपी में चित्तू पांडे ने, और वेस्ट बंगाल के तामलुक मिदनापुर में जातीय सरकार, और महाराष्ट्र के सतारा में तो काफी लंबे टाइम तक ये पैरोल गवर्नमेंट चली। इसी तरह उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसी जगहों पर भी गवर्नमेंट बनाई गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को सप्रेस करने के सारे तरीके अपनाए। लोगों पर फायरिंग की गई, उन पर बॉम्बिंग भी की गई। इसके साथ ही प्रेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और 1942 के एंड तक लगभग 10,000 लोग मारे गए और 60,000 लोग अरेस्ट किए गए। अब 1857 के बाद ऐसा रिप्रेशन और ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये रूप दूसरी बार देखा गया।
ये मूवमेंट ऑलमोस्ट खत्म सा कर दिया गया, लेकिन अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और नाना पाटेल ऐसे कई सारे लीडर्स ने अंडरग्राउंड रहकर इसको जारी रखा। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन स्टैब्लिश करके इस मूवमेंट को स्प्रेड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गांधी जी ने देश में इतनी वायलेंस और गवर्नमेंट के इस रवैये के बारे में सुना, तो इसके विरोध में फरवरी 1943 में आमरण अनशन शुरू किया, यानी मैं अपनी मौत तक भूखा रहूंगा। अब ऐसे चलते चलते 21 दिन बीत गए। अब डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया कि गांधी जी की हालत काफ़ी खराब है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इस अनशन का कोई असर नहीं पड़ा। और जब गांधी जी ने अचानक खिड़की से देखा तो उन्होंने देखा कि वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो क्या कर रहे थे कि उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी। अब गांधी जी का दिमाग चक्कर खा गया। उन्होंने अंदर आकर के कहा कि लाओ खाना लेकर आओ। मतलब उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और बोले अभी मेरे देश को मेरी जरूरत है। इन सारी चीज़ों के बाद भी गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया। चलिए अब इसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये मूवमेंट ज़्यादा लंबा नहीं चला, मतलब कुछ ही दिनों के लिए चला, लेकिन इसने स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करने की एबिलिटी लोगों में बहुत ज़्यादा डेवलप कर दी। इसके साथ ही ये साफ दिखाई देने लगा कि ब्रिटिशर्स ज़्यादा टाइम तक अब यहाँ रुकने नहीं वाले। इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर जयप्रकाश नारायण हमारे सामने आए, जिन्होंने अंडरग्राउंड रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करी। इस मूवमेंट में हर कोई अपना खुद का लीडर था और सारे लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि सारे लीडर्स जेल में थे। इसके साथ ही ये मूवमेंट खत्म हो गया। देखो, हर एक मूवमेंट ने, हर एक एक्टिविटी ने अपना अपना रोल प्ले किया है। इसमें हमें किसी को बहुत ज़्यादा और किसी को बहुत कम नहीं समझना है। सबका रोल सिर्फ हमें समझना है कि किसने क्या किया। सब ने अपना अपना 100% दिया। ठीक है, अगर इसमें कोई आपको डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछना, मैं आंसर करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही।